अभी हमको बहुत मैसिव प्रोटेस्ट कहां पर देखने को मिल रहा है? नेपाल में। क्या रीजन है? सोशल मीडिया बैनिंग, करप्शन। करप्शन है रीजन। सोशल मीडिया बैनिंग जो है वो ट्रिगर है, ठीक है, दैट इज अ ट्रिगर। तो अभी हमको जेन जी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं कहां पे? नेपाल में। और ये बहुत वायलेंट हो गए हैं। जेन जी क्या होता है? व्हाट इज जेन जी? ठीक है, और बताओ भाई। जेन जी होता है और क्या क्या टर्म्स होते हैं? एक तो हो गया जेन जी वो लोग हैं जो 97 के बाद पैदा हुए हैं, 1997 या उसके बाद पैदा हुए हैं, ठीक है। ये पूरा डिजिटल नेटिव्स हैं, ठीक है। जो अभी टेक्नोलॉजिकल रेजीम देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, इन्होंने शुरू से देख रखा है। दे आर मोर अवेयर डिजिटली, क्योंकि ये पैदा होते ही ये सारी टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक है, आईसीटी एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है। जेनजी के पहले कौन होता है? आप लोग जेनजी हैं मोस्टली। मिलेनियल्स। मिलेनियल्स कौन होते हैं? मेरे जैसे लोग जो 1981 से लेके 1996 तक पैदा हुए हैं, ठीक है, 1996 तक। मिलेनियल्स के पहले कौन होता है? जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स जो 64 65 से आपका सन 80 तक पैदा हुआ है, सन 64 से लेके 80। और जेन एक्स इनको बुलाते हो, मिलेनियल्स को भी जेन वाई भी बुलाते हैं, जेन वाई भी बुलाते हैं। एक होता है आपका बूमर्स। बूमर्स कौन है? जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैदा हुए थे, 1946 से लेके 1964 तक जो पैदा हो रहे हैं वो बूमर हैं। जेन एक्स कौन है? जेन एक्स हैं जो 1964 से 1980 तक पैदा हुए हैं। फिर मिलेनियल्स जो 81 से लेके 1996 97 तक पैदा हुए हैं। और जेन जी वो हैं जो आपका 1997 ऑनवर्ड्स, अभी जो एरा चल रहा है किसका चल रहा है? जेन जी का चल रहा है, ठीक है। तो हमको जो नेपाल में प्रोटेस्ट दिखे हैं जेन जी के दिखे हैं, मतलब बहुत ही यूथफुल प्रोटेस्ट है। यूथ निकल के आए हैं कहां पे? सड़कों पर। किस लिए निकल के आए हैं और क्या किया है इन्होंने? हाँ, तो बेसिकली दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट? नेपाल अगर हम देखें तो क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, एलडीसी और डेवलपिंग के बीच की इकोनॉमी है। तो वहां पर इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। आर्थिक असमानता है, जिनके पास पैसा है बहुत पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास मतलब गरीबी है, ठीक ठाक गरीबी है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा था? हमको यह देखने को मिल रहा था इनइक्वालिटी जो है वो आपका चरम पे पहुंच गई थी, चरम पे पहुंच गई थी। और वहां का जो पॉलिटिकल क्लास है वो एकदम करप्शन में लिप्त था, ठीक है। और वहां पे एम्प्लॉयमेंट की एक मेजर समस्या हमको देखने को मिल रही थी। एम्प्लॉयमेंट की या अनएम्प्लॉयमेंट की एक मेजर समस्या, मतलब वहां के यूथ के पास जॉब नहीं है, ठीक है। जो आपका सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंडिया में अब देखने को मिलती हैं वैसी भी पैराडाइम वहां पे नहीं है, ठीक है। तो सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, वेलफेयर सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है वहां लोगों के पास, ठीक है। जॉब्स नई क्रिएट नहीं हो रही हैं। और वहां के जो यूथ है उसको क्या दिख रहा है कि जो मंत्री ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो नेता के बच्चे हैं वो सिंगापुर में हॉलीडे कर रहे हैं, लॉस वेगस में हॉलीडे कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर एक नेपो किड्स नेपो किड्स का ट्रेंड भी चल गया था सोशल मीडिया पे। नेपो किड्स का ट्रेंड भी चल गया था। नेपो किड्स में क्या था कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, ठीक है, उनके बच्चे कितने आराम से रह रहे हैं और हमारे साथ क्या देखो हो रहा है नेपाल में, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो ही रही थी सोशल मीडिया में। तो वहां की गवर्नमेंट, देखो हम अभी एक टॉपिक किया ना, गवर्नेंस और माल गवर्नेंस। वहां की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? आगे बढ़ के शॉर्ट टर्म और कुछ मीडियम टर्म मेजर्स लेने चाहिए थे, कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने चाहिए थे। वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया? सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक वगैरह हो, ठीक है, उसको बैन कर दिया। तो ये जो सोशल मीडिया बैन है वो क्या हो गया? वो ट्रिगर हो गया। ट्रिगर हो गया किस चीज का? रेजीम चेंज का ट्रिगर हो गया। और उसके बाद हमको देखने को ये मिला जो प्रोटेस्टर्स थे जो पीसफुली आके असेंबल्ड थे, और ये कौन से थे? स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे थे जो 1997 के बाद पैदा हुए हैं, जिनको जॉब्स की तलाश है। वो सड़कों पे जो साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो क्या हो गए? वो ज्यादा वायलेंट हो गए। वायलेंट इतने हो गए कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पार्लियामेंट है, उसमें आग लगा दी गई, ठीक है। केपी शर्मा ओली
केपी शर्मा ओली जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा है। ठीक है, उनका जो सेक्रेटेरिएट है उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि केपी शर्मा ओली हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन। जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा, उनको उनकी वाइफ को भी मैन हैंडल किया गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है। इसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है। अब नेपाल इज नॉट न्यू टू प्रोटेस्ट, नेपाल इज नॉट न्यू टू प्रोटेस्ट। 18-20 साल पहले भी हमने क्या देखा था, एक मैसिव प्रोटेस्ट 2005 ऑनवर्ड्स हमको देखने को मिलता है। नेपाल पहले क्या था, एक हिंदूशाही किंगडम था, एक हिंदूशाही किंगडम था, और इसको मोनार्की रन करती थी, ठीक है, इट वॉज अ हिंदू राष्ट्र। ओवरथ्रो कैसे होता है, ये प्रोटेस्ट के माध्यम से, पुष्प कमल दहल, ठीक है, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, पीपल्स वॉर होता है, और हमको देखने को मिलता है मोनार्की जो है वो आपका अनसेटल हो जाती है, और अब क्या आ जाता है, एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क आ जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है वो वहां पे सत्ता में आ जाती है, और फाइनली मोनार्की को क्या कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। 2008 आते आते मोनार्की को फॉर्मली एबॉलिश कर दिया जाता है। अब वहां पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है वो आ जाती है। तो दो जो मेजर पार्टीज हमको दिखती हैं नेपाल के पॉलिटिकल सीन में, वो कौन कौन सी हैं, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और दूसरी नेपाली कांग्रेस। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनका क्या कहना है कि अब ये दोनों क्या हो गए, ये एक गठजोड़ बना लिए हैं, और ये पावर जो है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, पावर कंसोलिडेशन पे इनका फोकस है। ये एलिगेशन है किसका, जो प्रोटेस्टर्स हैं, कि एक गठजोड़ हो गया है। दिखाने को तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, लेकिन ये आपस में अरिथमेटिक खेल रहे हैं कि कुछ दिन तुम सत्ता में रहो, कुछ दिन हम सत्ता में रहेंगे, और हम जो पावर है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, जो पावर है उसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो आप देखे होंगे कि नेपाली कांग्रेस आती है, फिर सीपीएन आ जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और ये ऑसिलेट करते रहते हैं। ये ऑसिलेट, जो पावर है वो आपका ऑसिलेट करती रहती है इन दो ब्लॉक्स के बीच में। ठीक है, तीसरी कोई पार्टी नहीं घुस पाती है। तो इससे क्या है, इससे एक ओपेसिटी आ गई है, जो पारदर्शिता रहनी चाहिए वो चली गई है, और एक ओपेसिटी आ गई है। और जहां पे भी ओपेसिटी आएगी हमको क्या देखने को मिलेगा, करप्शन बढ़ेगा, माल गवर्नेंस बढ़ेगा, इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, नेपोटिज्म बढ़ेगा, पब्लिक एपैथी है वो बढ़ेगी। जो सरकार की प्रोपेंसिटी है एम्पैथाइज करने की सिटीजन्स के ग्रीवांसेस के साथ, वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। उसी का रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है इन प्रोटेस्ट में। ट्रिगर क्या है, सोशल मीडिया बैन। बावजूद इसके सोशल मीडिया को इफेक्टिवली वहां के यूथ ने यूज किया है। कैसे, टिकटॉक द्वारा। टिकटॉक को बैन नहीं किया गया, ठीक है, टिकटॉक को बैन नहीं किया गया, और साथ ही साथ वीपीएन का यूज किया गया है। वीपीएन क्या, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इन दो चीजों का यूज करके जो यूथ है वो जो आपका जो गतिविधियां हैं, क्या करना है, आगे की प्लानिंग क्या होनी है प्रोटेस्ट में, ये सारी चीजें आपका प्लान आउट कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेस्ट विच वी आर गेटिंग टू विटनेस इन नेपाल। अब इसमें इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं, व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ इंडिया। इंडिया इमीडिएट नेबर है। इंडिया क्या है, इमीडिएट नेबर है, और हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। कॉशियस क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि सेम टेम्पलेट अभी हाल के सालों में हमने देखा है अपने इर्द गिर्द और भी नेबर्स के साथ। सबसे पहले कहां, श्रीलंका में, ठीक है, उसके बाद कहां, बांग्लादेश में भी हमको रेजिम चेंज देखने को मिली है। शेख हसीना है, उनकी रेजिम को उखाड़ फेंका गया है और एक नई रेजिम आई है, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। अब सेम टेम्पलेट हमको नेपाल में भी एमुलेट होता दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक बुलाई है, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी पैराडाइम है यहां से, उसको बहुत डेलिकेटली बैलेंस करना है टू हाउ टू गो अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। रीजन क्या है इसका,
क्योंकि इंडिया पे ये एलिगेशन लगता रहा है छोटे छोटे नेबर्स से कि इंडिया एट टाइम्स एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर, ठीक है, मतलब बुली करता है, कोर्जन यूज करता है, हमारे मिनिस्टर्स से उनके ब्यूरोक्रेट्स बात कर लेते हैं, जबकि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, को इक्वल्स को बात करनी चाहिए, कि वहां के होम मिनिस्टर से कौन बात करना चाहिए, हमारा होम मिनिस्टर। बट यहां क्या है, नेपाल या और छोटी कंट्रीज हैं वो एलिगेशन लगाती हैं कि हमारे मिनिस्टर्स को वहां के ब्यूरोक्रेट्स कॉल करके डिक्टम्स देते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिगेशन इंडिया के ऊपर पास्ट में लग चुके हैं, इसकी वजह से हमारे रिलेशंस जो थे वो खराब हो रहे थे। ये जो खराब रिलेशंस हैं, तो वैक्यूम बन रहा है, वैक्यूम कौन फिल किया, चाइना आके फिल करने लगा। तो यहां से हमको जो अपनी फॉरेन पॉलिसी की पैराडाइम रखनी है बहुत डेलिकेट, मतलब ऐसा भी ना लगे कि हम बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं नेपाल के रेजिम में, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हम वहां पे नॉर्मलसी चाहते हैं तुरंत, कि जितनी जल्दी वहां नॉर्मलसी आएगी उतना भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि ओपन बॉर्डर है हमारा, किसके साथ, नेपाल के साथ। आप उधर से शुरू करिए, वेस्ट से उत्तराखंड, ठीक है, इधर आइए तो उत्तर प्रदेश ठीक ठाक, यहाँ बहराइच में नानपारा रुपईडीहा वाला साइड जो है वो बॉर्डर लगाता है, फिर बिहार में चले जाइए तो रक्सौल वाला एरिया वो बॉर्डर लगाता है, और आप पूर्वांचल साइड चले जाएंगे तो नौतनवा से आपका सुनौली बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो अगर वहां पे डिस्टर्बेंसेस हैं तो डेफिनेटली इंडिया है वो भी इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है कि नेपाल में जल्द से जल्द नॉर्मलसी आए, जल्द से जल्द नॉर्मलसी आए। लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, अभी हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये अचानक से आ गए हैं, अनलाइक 2005-2006 जब कम्युनिस्ट रजीम ने उखाड़ फेंका था वहां के किंगडम को, तो वहां पे क्या था, प्रोटेस्ट तभी हुए थे, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट थे वो लीडरलेस प्रोटेस्ट नहीं थे, वो क्या थे, लीडरलेस प्रोटेस्ट नहीं थे, मतलब वहां पर सधे हुए लीडर्स थे, ठीक है, जिन्होंने डायरेक्शन दी थी। जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो मास प्रोटेस्ट नेपाल में देखने को मिल रहे थे 2005 ऑनवर्ड्स, उसको उसको एक दिशा दी थी, उसको चैनलाइज किया गया था। बट सो इज नॉट द केस दिस टाइम, सो इज नॉट द केस। ये वाले जो इवेंट्स हैं वो क्या हैं, जेंजी के प्रोटेस्ट हैं, जेंजी के प्रोटेस्ट हैं, और ये बहुत ही ऑर्गेनिक हैं, लोग सड़क पे निकल आए हैं, और अभी इसमें कोई लीडरशिप नहीं है। तो इसीलिए देखिए, आगजनी, पार्लियामेंट को आग लगा देना, ठीक है, सीनियर मिनिस्टर्स को मैन हैंडल करना, दौड़ा दौड़ा के मारना, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो पब्लिक जो है उसमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, और जब पब्लिक में गुस्सा रहेगा तो क्या होगा, और लीडरलेस रहेगा वो प्रोटेस्ट। इंडिया में हमको क्या देखने को मिला था, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों कैंसिल किया था, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, क्योंकि गांधी जी को लगा कि अभी जो मासेस हैं वो तैयार नहीं है, अभी जो मासेस हैं तैयार नहीं है, हमारा जो पीसफुल सत्याग्रह है वो क्या हो गया, वायलेंट हो गया, ठीक है, तो वहीं पर रोक दिया गया था। समथिंग सिमिलर एनालॉगस हमको कहां देखने को मिल रहा है, नेपाल में। नेपाल में भी जो प्रोटेस्ट हैं वो अभी आपके लीडरलेस हैं। अब लीडरलेस हैं तो उसकी वजह से लीडरशिप पे, एपेक्स पे हमको एक वैक्यूम बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वापस से हमको प्रो मोनार्की के कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रो मोनार्की के कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और हिंदुत्व फैक्शन जो है उनके कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट में यही है कि जल्दी से जल्दी नेपाल में स्टेबिलिटी आए, ठीक है। ये प्रोटेस्ट हैं, उनको एक अच्छी लीडरशिप मिले जिससे चीजें चैनलाइज हो जाएं, और जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंडर ही रेजिम चेंज हो रहा है वो एक सीमलेस तरीके से हो जाए, जिससे साउथ एशिया में जो इतना पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है, जियोपॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है, वो क्या हो, वो रेक्टिफाई हो जाए। क्योंकि अगर इंडिया को हटा दो तो साउथ एशिया में हर जगह दिक्कत चल रही है। साउथ एशिया की बात करो, कहां, म्यांमार में आपने देखा, ठीक है, वो एग्जैक्टली आपका साउथ एशिया नहीं आता है, बट विसिनिटी, मतलब हमारे पास ही लगता है। ऑंग सू की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका गया, कौन आ गया, मिलिट्री जंटा आ गई, ठीक है। श्रीलंका में भी हमने रेजिम चेंज ऑपरेशंस देखे, ठीक है, वहां रेजिम चेंज हुई है। फिर बांग्लादेश में भी हमने देख लिया, अफगानिस्तान में भी हालात ठीक नहीं है, ठीक है, तालिबान है वहां पे। पाकिस्तान में भी क्या है, बनाना रिपब्लिक, ठीक है, कभी कभी क्या, मतलब वहां पे भले डेमोक्रेसी हो लेकिन अल्टीमेटली किसके जूते के अंडर रहती है, मिलिट्री के जूते के अंडर रहती है,
ठीक है, तो इंडिया इज द ओनली शाइनिंग स्पॉट है। इंडिया के इंटरेस्ट में यह है कि पूरे एरिया में, पूरे रीजन में क्या बनी रहे, नॉर्मलसी बनी रहे। तो जल्द से जल्द अगर वहां का जो ये यूथ प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर लिया जा रहा है, ये रडरलेस ना रहे, एक सधी हुई लीडरशिप मिल जाए कि जो रेजीम चेंज है वो आपका दोबारा से सीमलेस हो जाए, यही आपका इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, नेपाल के इंटरेस्ट में भी है और साउथ एशिया के इंटरेस्ट में भी है। ठीक है, अभी ये क्या है, रोल ओवर न्यूज है। अभी इसमें और डेवलपमेंट्स आपको आने वाले दिनों में दिखेगी, तो जस्ट कीप अ ट्रैक कि मतलब क्या क्या डेवलपमेंट्स यहां से हो रहा है। अगला जो आर्टिकल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2 आईआर ब्रिक्स समिट 2025। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस कौन ऑर्गेनाइज किया है? सब कुछ नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? पता नहीं, हेलीकॉप्टर से भागते देखा गया, कहाँ गए कहाँ गए ये तो नहीं पता। ठीक है, ब्रिक्स समिट 2025 GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। अभी ब्रिक्स समिट हुई है कहां पे, मतलब कन्वीन किसने किया है? ब्राजील ने कन्वीन किया है। और ये जो समिट है वो क्या है, ये वर्चुअल फॉर्मेट में, ये आपका वर्चुअल फॉर्मेट में, ठीक है, फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, मतलब वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है ब्रिक्स समिट में? इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है ब्रिक्स समिट में? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इन दिस ब्रिक्स समिट। अब ब्रिक्स है क्या, व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक माइंडेड कंट्रीज की। ठीक है, लाइक माइंडेड इन सेंस कि भाई मतलब वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं मल्टीपोलैरिटी है वो बनी रहे। ठीक है, वेस्टर्न हेजोमनी है उसको काउंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जो इकोनॉमिक, सोशल, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल रेल में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है। ब्रिक्स ब्रिक्स का जो इंसेप्शन है, जो आइडिया पहली बार आया है ब्रिक्स का, वो 2001 में एक इकोनॉमिस्ट है जिम ओनील उन्होंने दिया था। ठीक है, BRIC जिम ओनील जो एक इकोनॉमिस्ट है, उनका यह कहना था कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो अब सैचुरेटेड है और आने वाला जो समय है वो किसका है, वो नई इमर्जिंग इकोनॉमीज का है। ठीक है, जो ग्लोबल ग्रोथ इंजन है वो कौन ड्राइव करेंगी, ये 4 कंट्रीज करेंगी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रिक्स कहते हैं। 2009 में पहली बार ब्रिक की समिट हुई है, पहली बार ब्राजील में 2009 में पहली बार ब्रिक की समिट होती है। ठीक है, और 2010 में ब्रिक क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका है वो भी इसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ब्रिक्स के, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स? पीस एंड प्रोस्पेरिटी एंश्योर करना एक चीज हो गई, और बताओ? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, वो इनके हित में है, ब्रिक के हित में है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्यों इनके हित में है? अब सोचो कब इंसेप्शन हुआ, 2001 में। अभी चाइना बहुत राइज कर गया, लेकिन उस समय चाइना भी क्या था, एक मिडिल पावर थी। रशिया, इंडिया, चाइना, रशिया क्या थी, एक डिमिनिशिंग पावर थी, इंडिया क्या है, एक इमर्जिंग पावर थी। ठीक है, तो जो ये मिडिल पावर्स होती हैं, इमर्जिंग पावर होती हैं, उनके हित में क्या रहता है, उनके हित में रहता है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर बनी रहे। ठीक है, जब आप सुपर पावर बन जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, दुनिया यूनिपोलर रहे या बाइपोलर रहे। लेकिन जब आप मिडिल पावर रहते हैं तो आपके हित में क्या है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर रहे। तो मल्टीपोलैरिटी एंश्योर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तीसरा क्या है,
वेस्टर्न हेजेमोनी को रोकने के लिए, जो पश्चिम के राष्ट्र हैं उनके वर्चस्व को रोकने के लिए ग्लोबल ऑर्डर में, वेस्टर्न हेजेमोनी को काउंटर करने के लिए, ठीक है। रशिया, सोवियत डिक्लाइन के बाद हमको क्या देखने को मिला था, यूएस और जो एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है और पावरफुल हो गया था। जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम है, ये क्या है, ये सारे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। मतलब आइडिया किसका है, ये वेस्ट का है। ये ग्लोबल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, मल्टीलेटरल रूल्स कैसे होने चाहिए, वो डिटरमाइन करते थे। तो डिटरमाइन वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसका हित साधने की कोशिश करेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड का हित साधने की कोशिश करेंगे। तो जो ये ब्रिक कंट्रीज हैं उनको हाशिए पे रखा जाता था। तो वेस्टर्न हेजोमनी को काउंटर करने के लिए या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को एंश्योर करने के लिए आपका ब्रिक जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। 2009 में पहली बार इसकी मीटिंग होती है और 2010 में ब्रिक जो है वो आपका ब्रिक्स हो जाता है, ठीक है। अभी देखोगे जो डिजाइन, ब्रिक्स का जो डिजाइन है वो क्या है, वो वेस्टर्न हेजोमनी है उसी को काउंटर करने के लिए। जैसे उधर क्वाड है तो इधर क्या देखने को मिलता है, एससीओ देखने को मिलता है। उधर आपका वर्ल्ड बैंक है तो इधर क्या देखने को मिलता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक देखने को मिलता है। उधर आपका आईएमएफ है तो इधर क्या है, सीआरए है, सीआरए है, ठीक है। एससीओ समझ गए क्या है, इस पे तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। मतलब रीजनल सिक्योरिटी के लिए और एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये मैच्योर हो रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है, ठीक है। ब्रिक्स की कंट्रीज हैं वो मिलकर बनाई है। $100 बिलियन का पेड अप कैपिटल है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है क्योंकि ये सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए कैसे कैपिटल प्रोवाइड किया जाए, ये वर्ल्ड बैंक करती है ग्लोबल स्टेज पे, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में करती है। आईएमएफ का क्या रोल रहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमएफ, मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हैं उसको क्योर करना। मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अगर आ गई है, बीओपी क्राइसिस जैसी अगर चीज आ रही है, तो आप पैसा कहां से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे कि आईएमएफ से लेंगे, आईएमएफ से लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या गरीबी हटाने के लिए, हंगर प्रोग्राम के लिए पैसा कहां से लेंगे, डेवलपमेंट नीड्स के लिए जो पैसा है वो कहां से आएगा, वर्ल्ड बैंक से आएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से सिमिलरली सिचुएटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रिक्स की, वो क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ किस लिए है, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को क्योर करने के लिए, बीओपी क्राइसिस को क्योर करने के लिए। तो उसका आंसर ब्रिक्स ने क्या दिया, सीआरए, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, सीआरए, ठीक है। तो आइडिया क्या है ब्रिक्स का, ब्रिक्स जैसे जैसे मैच्योर की है तो इसके इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी डेवलप करते गए, वो भी मैच्योर होते गए। ब्रिक बना, फिर ब्रिक्स बना, फिर एससीओ आया, फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो आया, सीआरए आया। तो जो जो आपका वेस्टर्न, जो जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हमको देखने को मिलते हैं उसका काउंटर क्रिएट करने की कोशिश की गई है ब्रिक्स द्वारा। अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आपका कोलैप्स कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम है, डब्ल्यूटीओ है, ठीक है। अब इनकी जो प्रासंगिकता है वो कम होते जा रही है, मोर आफ्टर कमिंग ऑफ ट्रम्प। या जो एंग्लो सैक्सन स्फीयर है वो क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इनवर्ड लुकिंग हो रहा है। तो कई कंट्रीज अब नया विकल्प तलाश रही हैं, वो नए ऑल्टरनेटिव देख रही हैं। तो ब्रिक्स के रूप में उनको नया विकल्प मिल रहा है। तो अभी हमने देखा 4 से 5 कंट्री हुई, अभी 11 कंट्रीज इसकी मेंबर है, ठीक है। नई कंट्रीज कौन सी हैं, इजिप्ट है, एथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ठीक है, इंडोनेशिया है। ये 6 नई कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स को अभी ज्वाइन करनी है। और भी कंट्रीज जो हैं वो क्या है, वो पाइपलाइन में, और भी कंट्रीज हैं वो कहां हैं, पाइपलाइन में है, वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि वेस्टर्न जो ऑर्डर है वो ग्रेजुअली कोलैप्स कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, लेकिन चैलेंजेस भी हैं ब्रिक्स के साथ। क्या चैलेंजेस हैं, अब ये सब भी पता करते रहा करो। सीआरए का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, रोल तो पता चल गया, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि पीसीएस में और जो नीचे के एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है, उसका कहाँ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, क्यों बना था, कैसे मैच्योर हुआ है। 2001 से लेके 2025 तक हमको देखने को मिला है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रिक्स वो मैच्योर हुआ है। इसके साथ नए आनुषंगिक संगठन है वो भी जुड़ते गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक आया है, एससीओ इसका आनुषंगिक संगठन तो नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, चाइना और रशिया ड्रिवन है, ठीक है, चाइना और रशिया ड्रिवन है। फिर आईएमएफ का काउंटर सीआरए हमको देखने को मिल रहा है।
तो ये मैच्योरिटी तो आई है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैच्योरिटी तो आई है, इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी भी आई है, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ब्रिक्स? काउंटर स्ट्राइक, ठीक है, और बताओ। हाँ, जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं वो हिली हुई हैं, जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं वो हिली हुई हैं, क्योंकि नेचर ऑफ रूल देखेंगे अगर हम इन कंट्रीज में तो क्या देखने को मिलता है? इंडिया एक डेमोक्रेसी है, चाइना क्या है? सिंगल पार्टी रूल है, रशिया में क्या है? पुतिन है, ठीक है, नौवे चिरंजीवी, मतलब चले ही आ रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, कभी प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑटोक्रेसी टाइप की रेजिम्स हैं, कहीं पर आपका सिंगल पार्टी रूल है, मतलब कहीं रोबस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो इंटरनल डायनेमिक्स जो हैं वो क्या है? वो हिले हुए हैं, ठीक है। एक कॉन्सोनेंस जो होना चाहिए कंट्री, जैसे ईयू क्या है? सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वो क्या है? लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स हैं उसमें बिलीव करती है, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में बिलीव करती हैं। लेकिन यहां हमको क्या देखने को मिलता है? रशिया के इंटरेस्ट अलग हैं, चाइना के अलग हैं, इंडिया के अलग हैं। तो डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स मतलब जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा क्या है? इंटरनल डायनेमिक्स है, वो भी आपका कंसोनेंस में नहीं है, दे आर नॉट इन सिंक, ठीक है। कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे सिंगल पार्टी रूल है, कहीं पे ऑटोक्रेसी है। तीसरा क्या है? इकोनॉमिक अनइवननेस है, मतलब आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता है तो ट्रेड के तौर पे हम बहुत ज्यादा एंगेज नहीं कर पाते हैं। मतलब सुपरफिशियली तो हम कहते हैं कि ब्रिक्स को मजबूत करना है, लेकिन आप देखिए जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, इंडिया यूएस के अच्छे हैं, इंडिया यूके के अच्छे हैं। बहुत कम लोग सुने होंगे जो चाइना जाते हो, चाइना जाते भी हैं तो बस सामान लेने जाते हैं, जो आपका व्यापारी वर्ग है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई ग्रीन कार्ड लेके सेटल हो गया है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। मेजरली पढ़ाई करने भी बच्चे जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, ठीक है। तो सो इज नॉट द केस विद ब्रिक्स। पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ट्रेड एंगेजमेंट है, वो भी जैसे रशिया चाइना में मिलिट्री कोऑपरेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रेड कांटेक्ट क्या है? बहुत कम है। ट्रेड हमारा किसके साथ अच्छा है? ईयू के साथ बहुत अच्छा है, यूएस के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो तीसरी चीज हो गई इकोनॉमिक अनइवननेस, आर्थिक असमानता। चाइना जो है वो क्या है? वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया, रशिया, बाकी जो मेंबर्स मिल जाए तब भी उसकी जीडीपी तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। और बताओ, नेचर ऑफ रूल हो गया, इकोनॉमिक अनइवननेस हो गया, इंटरनल डिविजन्स हो गए या इंटरनल डायनेमिक्स हैं वो हिले हुए हैं। चाइनाज डोमिनेंस, चाइना क्या कर रहा है? चाइना ब्रिक्स में और ब्रिक्स के जो आनुषंगिक संगठन है उसमें अपनी है, जैसे यूएस अपनी हेजेमोनी चलाता था वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन में, अब चाइना सेम काम करने की कोशिश कर रहा है, ऑल्टरनेटिव मॉडल जो हमको देखने को मिल रहा है वहां। फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक चैलेंज और आ जाता है, क्या? अनहोली नेक्सस ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया, ठीक है। चाइना और रशिया का जो गठजोड़ है, ठीक है, वो क्या है? वो इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल है। रीजन क्या है? कोल्ड वॉर के एरा से अभी आप कंपेयर करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको ये देखने को मिलता है दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, चाइना भी और रशिया भी, लेकिन 90s में हमको क्या देखने को मिलता था? सीनियर पार्टनर रशिया हुआ करता था, सोवियत रशिया, और जूनियर पार्टनर चाइना हुआ करता था, ठीक है। अब क्या है? अब ठीक उलट हो गया है, अब चाइना जो है वो रिलेशनशिप में सीनियर पार्टनर हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि हम अभी भी अपना बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर है कहां से प्रोक्योर करते हैं? रशिया से, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे S-400 हो, चाहे टैंक्स हो हमारे, या आपका ये सुखोई 30 MKI है, जितना हमारा फ्रंट लाइन आर्मामेंट है हम कहां से लेते हैं? रशिया से लेते हैं, ठीक है। तो अब चाइना और रशिया का जब गठजोड़ बन रहा है तो ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं विथ रिस्पेक्ट टू
ब्रिक्स। ठीक है, अब क्या है, क्या की हाइलाइट्स रही हैं, व्हाट आर द की हाइलाइट्स? जो इंडिया ने उठाई हैं, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे, ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन दिस फोरा, ऑन दिस फोरा। कहां पे? ब्रिक्स के समिट में। जो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ब्राजील ऑर्गेनाइज कर रहा है, वर्चुअली हो रही है। इंडिया ने कुछ बातें उठाई हैं। एक तो सबसे पहली बात एस जयशंकर ने जो बोली है वो ये कही है कि हम ट्रेड और नॉन ट्रेड इश्यूज को कन्फ्लेट कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टली यूएस का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ग्लोबल स्केल पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेड और नॉन ट्रेड इश्यूज को जबरदस्ती मिलाया जा रहा है। ठीक है, रेफरेंस उनका यूएस की ओर था, और किस लिए था कि हम पे जबरदस्ती सैंक्शन लगाया गया। जो 25% की एडिशनल टैरिफ लगाई गई है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक नॉन ट्रेड इशू था। ठीक है, टसल किसके किसके बीच में चल रही है? एंग्लो सैक्सन स्फीयर और रशिया के बीच में चल रही है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। तो ये एक जियो पॉलिटिकल राइवलरी की तरह यूएस ले लिया है, और इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड है उसको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। वो तो करता ही है, ईयू भी करता है, बस वो कर सकता है इसलिए करता है। ठीक है, ठीक है। तो एक एक बात तो ये की गई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, जब डब्ल्यूटीओ के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। नॉन ट्रेड इश्यूज को ट्रेड इश्यूज के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो बोली गई है वो क्या कही गई है कि अब जरूरत है कि जो ये मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स हैं वो क्रम्बल कर गए हैं, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स हैं उनको माना नहीं जा रहा है, इसको हमको रीइंस्टेट करने की जरूरत है। डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को हमको रिफॉर्म करने की जरूरत है कि वापस से हम एक रूल बुक के हिसाब से ग्लोबली ट्रेड कर पाए। रूल बुक के हिसाब से, मतलब ऐसा ना हो कि एडहॉकिज्म आ जाए, इसमें एडहॉकिज्म आ जाए, और मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स हैं, जो ट्रेड रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएं। जो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे से फॉलो किया जाए। अभी जो इंडिया ने एलिगेशन लगाया कि जो 25% टैरिफ लगाई गई है, या बेस लाइन टैरिफ भी जो है 25% की, वो क्या है, वो डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स के विरुद्ध है। तो डब्ल्यूटीओ की जो प्रासंगिकता है वो क्या है, वो घटती जा रही है। हमको दोबारा से रिफॉर्म करके जो प्रासंगिकता है उसको बढ़ाना है, उसको रीइंस्टेट करना है। तीसरी चीज जो बोली गई है वो ये बोली गई है रिजिलियंट सप्लाई चेन, कि हमको अपना जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको लचीला रखना है। इंडिया ने ये क्वेश्चन किया कि कोविड टाइम से हमको एक चीज समझ में आ गई है, कोविड और उसके बाद जियो पॉलिटिकल टेंशन, 3 इवेंट्स हुए ना 5 साल में। पहला क्या, कोविड आया, कोविड के बाद क्या, रशिया यूक्रेन आया, और तीसरी चीज क्या आई, इसराइल पैलेस्टीन। ठीक है, इसराइल पैलेस्टीन अभी भी चल रही है। कोविड का जो टेपरिंग इफेक्ट है वो अभी भी कई सेक्टर्स में हमको दिख रहा है, ग्लोबली दिख रहा है। ठीक है, इसका एक मेजर असर जो पड़ा है वो जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उस पर दिखा है। तो इंडिया ने यही कहा कि अब हमको जो सप्लाई चेन है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हम जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको डेमोक्रेटाइज करें। ठीक है, अभी क्या है, कई चीजें जो हैं, मतलब यहाँ पे रेफरेंस, ऊपर रेफरेंस था यूएस की ओर, यहाँ पे इनडायरेक्टली इंडिया ने रेफरेंस किसको किया है, चाइना को किया है, कि काफी चीजें हैं वो हम ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड रखें कुछ रीजन में। तो जब भी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या कोविड जैसा कुछ आ रहा है, तो जो सप्लाई चेन है वो टूट जा रही है, तो वस्तुओं के जो दाम है वो क्या हो जा रहे हैं, वो बहुत महंगे हो जा रहे हैं। तो हमको जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, कि एक ही सामान कई जगह बने, कि मान लो जियो पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट कहीं आ रही है तो हमारे पास ऑप्शन रहे, विकल्प रहे, कि हम दूसरे दूसरे लोकेशन से चीजों को ले सकें, जिससे जो प्राइस वोलेटिलिटी हमको देखने को मिलती है वो ना मिले। ठीक है, अभी रिसेंटली हमको क्या देखने को मिल रहा है, फर्टिलाइजर और दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, ये किसके पास है, चाइना के पास है। ठीक है, चाइना क्या करता है, इस जियो पॉलिटिकल लेवरेज को मिसयूज करता है। तो इंडिया ने इनडायरेक्टली यही कहा है कि हमको अपने सप्लाई चेन को और ज्यादा रिजिलियंट बनाने की जरूरत है, जो मैन्युफैक्चरिंग है गुड्स की उसको और ज्यादा डेमोक्रेटाइज करने, एक ही सामान एक जगह ना बने, वो
कई जगह बने दुनिया में कि अगर एक रीजन फॉल्टर कर रहा है जियोपॉलिटिकली, तो हमारे पास ऑप्शन रहे कि हम उसकी आपूर्ति जो अलग अलग लोकेशंस हैं वहां से कर पाए। फिर इंडिया ने जोर दिया है ट्रेड डेफिसिट पे। ट्रेड डेफिसिट किसके साथ? ब्रिक्स कंट्रीज में ही इंडिया ने ये कहा है कि जो मेजर दो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा जो ट्रेड पैराडाइम है वो डेफिसिट में रन करता है। प्राइमरीली रशिया एंड मेजरली चाइना। ठीक है, चाइना के साथ हम परपेचुअली किसमें रहे हैं? ट्रेड डेफिसिट में रहे हैं। रशिया के साथ जो ये ट्रेड डेफिसिट है और बलून कर गया है पिछले 2 से 2.5 साल में। क्यों कर गया है बलून? क्योंकि अब हम वहां से क्रूड बहुत ज्यादा खरीदने लगे हैं। एक समय था जब हम 2% से कम क्रूड खरीदते थे रशिया से। मेजर जो क्रूड सप्लायर था इंडिया का कौन था? मिडल ईस्ट रीजन था। लेकिन अब हम रशिया से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी चीज क्या हुई है? दूसरी चीज ये हुई है कि चाइना क्या करता है? अपनी करेंसी जो है वो डीवैल्यू करता है, पर्पसफुली डीवैल्यू करता है। डीवैल्यू डेप्रिसिएशन में अंतर पता है सबको? ठीक है, डेप्रिसिएशन जो मार्केट फोर्सेस से होती है और डिवैल्यूएशन क्या होता है? जो इंटेंशनली की जाती हैं। क्यों की जाती है इंटेंशनली? अपनी जो करेंसी है उसको लोग क्यों कमजोर करेंगे जानबूझ के? अपने एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, कि उनका ट्रेड सरप्लस हो पाए। तो चाइना क्या करता है? अपनी जो करेंसी है डीवैल्यू करता है कि उसके एक्सपोर्टर्स हैं उनको ओवरसीज मार्केट में एडवांटेज मिले। तो इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट एक कंसर्न है जो इंडिया ने व्यक्त किया है ब्रिक्स 2025 समिट में। आखिरी चीज, ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ के बारे में और मल्टीलेटरलिज्म के बारे में बात की गई है। ग्लोबल साउथ मतलब ये कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के, जो दो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है कोविड के टेपरिंग इफेक्ट के, वो कौन है? वो आपके ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास इतना इकोनॉमिक माइट है कि वो जो ऑनस्लॉट है वो सह सके, जो इकोनॉमिक ऑनस्लॉट आ रहा है वो सह सके। बट सो इज नॉट द केस विद ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अगर क्रूड महंगा हो जा रहा है या वस्तुएं महंगी हो जा रही हैं, तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन इकोनॉमी है, वो उसको कुशन कर सकती है। लेकिन जो छोटी कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं या आपके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको खासी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ का जो इकोनॉमिक प्लाइट है, ठीक है, इस पे चर्चा की गई। ठीक है, और ये कहा गया कि मल्टीलेटरलिज्म के माध्यम, अब ये प्रॉब्लम जो आ रही है उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? मल्टीलेटरलिज्म के माध्यम से। ठीक है, कि जो ग्लोबल रूल बुक्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड, जो वैश्विक व्यापार है वो कैसे होना चाहिए? रूल बेस्ड होना, रूल के आधार पर होना चाहिए, एडहॉकिज्म नहीं होना चाहिए कि चीजें सही चल रही हैं, अचानक से कंट्री आ रही है वो 25%, 150%, 20% टैरिफ जो है अचानक से इंपोज कर दे रही है। तो इससे क्या होगा? जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो आपका चरमरा जाएगा। इसका सीधा प्रभाव किस पे ज्यादा पड़ेगा? जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हो उस पे। तो ये सारी कुछ बातें हुई हैं इस बार के ब्रिक्स के समय। ठीक है, क्वेश्चन किस पे?
वर्तमान समय में ब्रिक्स जैसे मंच अधिक प्रासंगिक क्यों हो गए हैं, विश्लेषण कीजिए। इस समूह के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इस समूह की प्रभावकारिता में सुधार के उपाय सुझाइए। Why forums like BRICS have become more relevant in current times? Analyze. What are the major challenges the grouping face? Suggest measures to improve the efficacy of the grouping. तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, मल्टीलेटरलिज्म का चरमराना, ठीक है, जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनका फेलियर, डब्ल्यूटीओ आपका जो ट्रेड रूल्स हैं उसको कंजर्व नहीं कर पा रही है, अमेरिका जो है वो यूनिलेटरलिज्म की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, आपका एफटीए साइन किए जा रहे हैं, ठीक है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आ रहे हैं। होना क्या चाहिए? सारी कंट्रीज सबके साथ एमएफएन पढ़ा ही नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसके तर्ज पे ट्रेड करने। लेकिन क्या अब रीजनल ग्रुपिंग्स, अब जो मेजर फोकस हो गया ट्रेड का वो किस पे हो गया है? ग्लोबल ट्रेड का, वो मल्टीलेटरल ट्रेड पे नहीं रह गया है, वो आपका ग्रुपिंग्स पे हो गया है या बाइलेटरल ट्रेड पे, द्विपक्षीय व्यापार, ठीक है, उस पे हो गया। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा। चैलेंजेस हमने बात ही की, भाई कहीं पर सिंगल पार्टी है, कहीं पर आपका मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, कहीं पे ऑटोक्रेसी है, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सबके अलग अलग हैं, रशिया के अलग हैं, चाइना के अलग हैं, इंडिया के अलग हैं, तो एक टेबल पे बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो सब कुछ बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। हो गया, हटाऊं?